पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नामतः प्रभुः सर्वमुक्तिप्रदश्चैव सर्वकामफलप्रदः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। चंद्रमा का जन्म कुंडली के 12 भावों में फल कैसा होता है। आज सोमवार है तो वार के अधिपति चंद्रदेव ही होते हैं। इस वजह से आप लोगों के सामने वही कार्यक्रम लेकर के आया हूं जो कि मैंने पूर्व में आप लोगों से कह रखा है। वार के हिसाब से कार्यक्रम बने तो कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। तो आज उसी को शुरू करेंगे। चंद्रमा से ही वर्तमान का विचार किया जाता है। आपकी कुंडली के चंद्रमा ही आपके वर्तमान को समायोजित करते हैं, सुनियोजित करते हैं और व्यवस्थित करते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा अव्यवस्थित हैं उस व्यक्ति का वर्तमान अव्यवस्थित है। वर्तमान क्या है? आपका आज, आपके दुकान पर आज कितने ग्राहकों का आवागमन हुआ, उसमें से कितनों ने आपसे धन का लेन देन किया या आपसे सामान खरीदा, ये आज है, कल नहीं। कल देखना होगा तो हम सूर्य से देखेंगे। पाश्चात्य जो ज्योतिष है, जो प्राचीन काल की कहें या अभी आधुनिक काल की बात करें, पर प्राचीन काल में या पाश्चात्य जो सभ्यता है उसमें जो ज्योतिष में वर्तमान का विचार सूर्य से किया जाता था। लेकिन सूर्य चूंकि एक राशि पे एक महीने लगभग रहते हैं, 27, 28, 29, 30, तो अब किसी एक व्यक्ति के ऊपर से अगर हमें उसके प्रत्येक दिन का फलादेश करना होगा तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि अगर हम सूर्य को केंद्र मान करके या सूर्य को वर्तमान का कारक मान करके राशि को सूर्य से ही देखा जाता है विदेशों में, जबकि हमारे यहाँ राशि किससे देखी जाती है? चंद्रमा से देखी जाती है। विदेशों में सूर्य से देखी जाती थी। हालांकि अब वो लोग भी चंद्रमा से ही अपनी राशि देखने लगे हैं। और विश्व का, हमारा भारत, हमारे ऋषि महर्षि ऐसे पहले वैज्ञानिक गणितज्ञ थे जिनके पास ग्रह नक्षत्र को समझने की शक्ति थी। हमसे चुरा करके ले गए विदेश वाले और उसको अपना बनाया, ट्रांसलेट कर दिया तो वो उनका हो गया। और फिर पेटेंट क्या करते हैं? पेटेंट करा देना ना, क्या करते हैं, कुछ होता है भगवान, ऐसे पेटेंट करा देना। पर बात क्या है कि चंद्रमा से ही वर्तमान का निर्धारण होता है और चंद्रमा ही वर्तमान के सूचक हैं। सूर्य भविष्य काल के सूचक हैं और राहुदेव भूतकाल के सूचक हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। शास्त्रकार लिखते हैं, आश्रित्य चंद्रस्य बला बलानी ग्रहा प्रयक्षन्ति शुभा शुभानि। इसका अर्थ होता है कि अगर चंद्रमा चाहेंगे तो ही सारे ग्रह फल करेंगे, अन्यथा नहीं। इस वजह से कुंडली में चंद्र बल का होना बहुत आवश्यक माना गया है। अगर चंद्रमा बल के साथ उपस्थित नहीं है तो वो आपके बाकी के ग्रहों के अच्छे होने के बावजूद भी संपूर्ण परिणाम देने से रोक देते हैं, या उस जातक के जीवन का वर्तमान ही है, वर्तमान ही कमजोर है। कैसे इसको समझ सकते हैं कि इस वजह से कि क्योंकि व्यक्ति का वर्तमान ही जब मजबूत एक्टिव नहीं है तो उसके भविष्य तो अधर में ही है ना। और राहुदेव भूतकाल होते हैं, और अगर आप अपने भूतकाल से कुछ सीखते नहीं हैं और वर्तमान को सुधारते नहीं हैं तो भविष्य में कैसा फल प्राप्त करेंगे? सवाल ये भी उठता है। लग्न में चंद्रमा का फल कैसा होता है? शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा शुभग्रह होते हैं, और ऐसे जातक जिनका जन्म इसके मध्य हुआ है उसके चंद्रमा शुभग्रह कहे जाएंगे। वहीं
कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि से लेकर के और शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि तक के चंद्रमा पापक ग्रह होते हैं और ये चंद्रमा आपको परेशान परेशान करते रहते हैं। चंद्रमा रक्त संचार के सूचक हैं, रक्त संचार के वाहक हैं, कारक हैं। और ये जो मन होता है वो तरल होता है, ये बार बार बदलता है। व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे विचार बन रहे हैं, वो ख्याली पुलाव पका रहा है, बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है, लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी वो समझ नहीं रहा। उसका व्यय अनियंत्रित है, आमदनी अनियंत्रित है, वो एक जैसा धन नहीं कमा रहा। एक दिन 10,000, एक दिन 5,000, एक दिन सूखा सूखी, ऐसे ही बीत रहा है। ये चंद्रमा, ऐसे चंद्रमा यही काम करते हैं। अगर चंद्रमा पापक हैं आपकी कुंडली में, जैसे कि मैंने पक्ष के बारे में बात की, तो वो आपको सरकारी नौकरी में और सरकारी नौकरी के प्राप्त होने में भी मशक्कत करवाते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा शुभ ग्रह है तो आपको एक मेंटेन धन राशि महीने के एंड या आरंभ में प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा विकल है उसका मन विकल है, माताएं विकल हैं, माता का सुख, मानसिक शांति, निद्रा, कष्ट नहीं है मन में, जहां बिल्कुल ही ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, ये सब जहां भरा पड़ा है वो चंद्रमा कमजोर के चंद्रमा है। जहां कोई मैदान बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सपाट है, हृदय क्षेत्र एकदम बिल्कुल ही एकदम कलकल है, पावन है, पतित पावन जैसे गंगा जी हैं, वैसे ही उसके मन में कोई पाप नहीं है, वो ऐसे चंद्रमा है, शुभ ग्रह के चंद्रमा। आपके चंद्रमा आपके संबंधों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में इनके चतुर्थ स्थान का स्थान मिला है। उच्च के कहाँ होते हैं? जन्म कुंडली के दूसरे स्थान में, जहां वृष राशि बनती है। तो जरा ध्यान से देखें, तो चंद्रमा अपनी राशि में बैठे होते हैं या काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान में, जहां से आपका संपूर्ण सुख देखा जाता है। ऐसा थोड़ी है कि उन्हें पंचम भाव का आधिपत्य मिला हुआ है काल पुरुष की कुंडली में, नहीं है ना, क्योंकि उन्हें चतुर्थ स्थान का स्वामित्व मिला हुआ है। चतुर्थ स्थान के कारक हो, चतुर्थ स्थान में उनका भवन बना होता है और वहां से व्यक्ति की मानसिक सुख, मानसिक शांति, ममता मई दृष्टि, वहां पे आपकी स्थिरता देखी जाती है, आपकी गंभीरता देखी जाती है, आपका ममत्व, वात्सल्य देखा जाता है। और उच्च के कहाँ हो गए? तो धन भाव में, वृष राशि धन भाव में बनती है। और अपने आप को उच्च कहाँ किया? तो शुक्र की राशि में उच्च किया। जो भी ममता, प्रेम, रति क्रिया, फैशन, लग्जरी चीजें, ब्रांड वगैरह, ये सब जाकर के चंद्रमा वहां पे उच्च के हो जाते हैं। मतलब ये चीज जब उसको मिलेगा तब उसको धन से जोड़ेंगे, तब उसका मन शांत रहेगा। धन की विकलता भी चंद्रमा देते हैं। आज तो कमा लिया, कल आएगा कि नहीं आएगा, ये संदेह भी चंद्रमा ही देते हैं जब पापग्रह होते हैं। तो उनको ठीक करने का उपाय अंतिम में बताऊंगा, पर आरंभ करते हैं चंद्रमा के लग्न में बैठे होने का फल। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के लग्न में चंद्रमा का फल कैसा होता है। सबसे पहले तो बात आती है कि अगर चंद्रमा, हाँ एक बात और भी है जो बताना होगा कि चंद्रमा फिकल माइंडेड होते हैं, ये बदलते हैं बार बार। ये जब कई बार जब ये शुभ ग्रह के साथ होते हैं तो ये भी शुभ प्रभाव देने लगते हैं। जब ये पापक ग्रह के साथ होते हैं तो कई बार ये व्यक्ति के मन को और बुद्धि को पापक बनाते हैं। मंगल के साथ होंगे तो उग्र बनाएंगे, सूर्य के साथ होंगे तो सैद्धांतिक बनाएंगे, शनि के साथ बनाएंगे तो दुखी बनाएंगे, राहु के साथ बैठेंगे तो भ्रमित हो जाएगा, केतु के साथ बैठेंगे तो एक पक्षीय हो जाएंगे, बुध के साथ होंगे तो बचकानी हरकतें करवाएंगे, गुरु के साथ बैठेंगे तो गंभीर बना देंगे, शुक्र के साथ बैठेंगे तो सुंदर बना देंगे। बुध और चंद्रमा बहुत ज्यादा संवेदनशील ग्रह कहे गए हैं और व्यक्ति के बुद्धि में आपने जितनी विषमता देखी है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, जैसे आपने स्वार्थ से युक्त देखा, जलन, ईर्ष्या, ये सब खराब चंद्रमा की निशानी है, ये बुरे चंद्रमा होते हैं। और जो जिसका मन बिल्कुल ही निर्वैर है, शांत है, एकदम बिल्कुल मस्त राजा की तरह रह रहा है, उसके चंद्रमा बलवान है। जिसको कोई चिंता नहीं है बहुत ज्यादा, उसको पता है कि हाँ मैं सुरक्षित हूं। और जिसका मन डरा हुआ है, मतलब उसको क्या ये खतरा है, नहीं मैं सुरक्षित नहीं हूं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जिसके मन में दुर्भावना से जिसका मन ग्रसित है उसके चंद्रमा दूषित हैं। और जिसका मन बिल्कुल ही राजा बना हुआ है उसको, उसकी कुंडली के चंद्रमा ठीक है। लग्न के चंद्रमा अगर मेष राशि, वृष राशि या कर्क राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति स्थूल शरीर का होता है, मोटा ताजा होगा। और दूसरा, उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें तर्क वितर्क नहीं होते, वो बिल्कुल सपाट
हृदय का होता है, मजबूत होता है, सुंदर होता है, दकियानुष नहीं होता, तार्किक होता है, धर्मज्ञ होता है, ज्योतिष में विश्वास रखने वाला, पारखी दृष्टि को रखने वाला, समझदार, ज्ञानी होता है। लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को बहुत ज्यादा इमोशनल और कनेक्शन बनाने वाला, उसका कम्युनिकेशन बड़ा बेहतर होगा। धन उसके पास सदैव रहता है, सुख उसके पास हमेशा है, उसका कष्ट किसी दूसरे से प्राप्त नहीं होता, वो किसी दूसरे के द्वारा कष्ट प्राप्त करता ही नहीं है, उसको कष्ट सिर्फ कई बार अपने से होगा। मतलब उसका कोई हत्यारा नहीं हो सकता, कोई उसको मार नहीं सकता है, कोई उसको जीत नहीं सकता है। वो सदैव स्वच्छंद राज करने वाला होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती। ये मेष, वृष और कर्क के चंद्रमा होते हैं। बाकी के अन्य राशियों के लिए ये चंद्रमा कई बार आपको कृशकाय शरीर का बना देंगे, कृपण बनाएंगे, कठोर बनाएंगे, जिद्दी बनाएंगे, धन की आगमन की स्थिति कमजोर हो जाएगी, ये ऐसा बनाते हैं। ये लग्न के चंद्रमा है। जन्म कुंडली के दूसरे भाव के चंद्रमा की सुंदरता मैंने देखी है, बहुत सुंदर, दिव्य, इतना सुंदर कि अप्सराएं भी मोहित हो जाएं। जिस अप्सरा को देख करके महर्षि विश्वामित्र की भुजाएं फड़क गई थी, उस व्यक्ति को देख करके अप्सराओं का मन डोल जाता है। और ये द्वितीय भाव के चंद्रमा होते हैं। ये बात बहुत सावधानी से समझनी होगी। द्वितीय भाव के चंद्रमा आपको आपके पिता से खूब धन दिलवा सकते हैं। द्वितीय भाव के चंद्रमा आपको आपके सुंदरता के कारण समाज में जाना जाता है। द्वितीय भाव के चंद्रमा व्यक्ति को स्पष्ट नेचर और स्पष्टवादी बनाते हैं। वो जिद्दी होता है थोड़ा बहुत, हाँ, उसके कुटुंबजनों से उसको सहयोग प्राप्त नहीं होता, मतलब उसके कुटुंब उसके साथ खड़े नहीं होते, बहुत कम मिलता है सुख। इमोशनली वो कनेक्ट जरूर रहता है, लेकिन वक्त आने पे उसका कुटुंब उसके साथ नहीं होता। या ये भी कह सकते हैं कि द्वितीय भाव के चंद्रमा व्यक्ति के कुटुंब को बहुत ज़्यादा नहीं बनाते, मतलब उसका परिवार बहुत ज़्यादा नहीं होता, अत्यल्प छोटे, बहुत ठोस परिवार वाले बनाते हैं। हमारे यहाँ गांव में कहते हैं ठोस परिवार है। तो ये द्वितीय भाव के चंद्रमा ठोस परिणाम ही देते हैं। और दूसरा, व्यक्ति का जो परिणाम है ना, मेहनत करने का प्रतिफल, नौकरी, रोजगार, व्यापार, जिस चीज के लिए भी वो अपनी जीवन की यात्रा शुरू कर रहा है, वो उसको जल्दी ही मिल जाती है। मतलब आपको परिणाम तुरंत दे देते हैं चंद्रमा, क्योंकि द्रुत गति से चलने वाले तीव्रगामी ग्रह होते हैं। नवग्रहों में सबसे ज्यादा तेज चलते हैं ये, इस वजह से ही इनका प्रभाव ज्यादा हम पे पड़ता है। ये हमारी धरती मैया के सबसे निकट हैं, और ये सूर्य और चंद्रमा ही आरंभ में राशियों के स्वामी थे। बाद में उनका वर्गीकरण हुआ और बुध, मंगल, गुरु, शुक्र आदि ग्रह अपने अपने राशियों का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। द्वितीय भाव के चंद्रमा व्यक्ति को सुखी बनाते हैं। कोई कष्ट यहाँ नहीं होता, कोई झगड़ा नहीं है, और बिल्कुल विलासिता से युक्त बीत रहा है समय, कोई कष्ट नहीं है। हाँ, अगर पापक हो जाएंगे तो थोड़ा कष्ट होगा, फिर आपको अपने पैतृक संपत्ति के लिए थोड़ा लड़ना पड़ता है, थोड़ी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, थोड़ा मन को शांत रखना पड़ता है। हालांकि फिर भी आपके पास धन तो रहेगा, जिसके लिए धन रहेगा तभी तो लड़ेंगे। तो मतलब वो उतनी संपत्ति रहती है, और अधिक के प्राप्त करने की इच्छा और लालसा व्यक्ति में प्रायः बनी रहती है। ये द्वितीय भाव के चंद्रमा है। जन्म कुंडली के तीसरे भाव के चंद्रमा, ये पराक्रम का भाव है, और दरअसल यहाँ काल पुरुष की कुंडली में 3 नंबर लिखा होता है। वस्तुतः अगर चंद्रमा उस राशि में बैठे हैं, 3 नंबर की राशि में हो या कहीं भी बैठे हैं, अगर वो 6 अंश से नीचे हैं, तो भी ये कई बार व्यक्ति को बड़ी पराक्रमी और हठी बुद्धि का बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति के पास लोग क्षमा याचना मांगने आते हैं, क्षमा याचना मांगने आते हैं। तीसरे भाव के चंद्रमा के एक चंद्रमा जिसकी घर कुंडली में होगा। उसके बाद व्यक्ति धनार्जन खूब करता है, अपने पराक्रम से वो संपूर्ण संपत्ति का मालिक बनता है। घर भी उसके नाम पे, गाड़ी भी उसके नाम पे, यहाँ तक कि चम्मच भी उसके नाम की रसीद की कटती है। इसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति शुरू से लेकर के अंतिम तक की यात्रा अपने पैरों पर करता है, वो उसे वैसाखी की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुभग्रह हैं भाई, अच्छे बैठे हैं, भाग्य भाव को देख रहे हैं, और तीसरे भाव में बैठे हैं, तो पराक्रमी तो वैसे भी सामान्यतः बना देंगे, क्योंकि वहाँ पे मिथुन राशि बनती है, मंगल वहाँ के कारक होते हैं। मंगल के साथ अगर बैठ जाएं तब तो आनंद ही आनंद है। शनि के साथ बैठ जाएंगे तो थोड़ा भाग्य का संघर्ष देंगे, लेकिन गुरु के साथ बैठ जाएंगे तो भाग्यशाली भी बनाएंगे और व्यक्ति को महान पराक्रमी बना देते हैं, और उसके पराक्रम का परिणाम उसको मिलता भी है। मतलब यहाँ व्यक्ति जो भी काम कर रहा है उसमें उसको
सकारात्मक बिहेवियर के साथ वो काम करते देखा जाता है। आपने कई बार लोगों को देखा तो कर रहा हूँ, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा मिलेगा, देखेंगे। पर जो तीसरे भाव के चंद्रमा लिए बैठे होते हैं जिनकी कुंडली में, वो व्यक्ति ये कभी भी आपको कहते हुए नजर नहीं आएगा कि करूंगा, देख रहा हूं, मिलेगा तो मिलेगा, मेहनत तो कर रहे हैं, परिणाम आएगा तो आएगा, ऐसा नहीं कहते। बिल्कुल मिलेगा ऐसा उन्हें विश्वास होता है। यही तीसरे भाव के चंद्रमा हैं जो उसके अंदर ये साहस और पराक्रम भर देते हैं, नहीं मुझे मेरे विश्वास है मेरे मेहनत पे, और वो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ अपने पराक्रम को अंतिम परिणाम तक पहुंचाते हैं और उसका फल प्राप्त करते हैं। यह है तीसरे भाव के चंद्रमा। यहाँ आपको संतति का सुख मिल जाता है, तीर्थ यात्रा होती है, धर्म का दर्शन होता है, बड़े छोटे भाई बहनों का सुख मिल जाता है, आप मेहनत करते हैं उसके प्रति आपका सकारात्मक रवैया रहता है, और धन सॉफ्ट नेचर के साथ कमाते हैं। कोई किसी को झगड़ा लड़ाई, किसी को कष्ट देकर के धन नहीं कमाते, अपने बिल्कुल एकदम कंठाग्र है कि हाँ मुझे याद है, मुझे करना है, मुझे परीक्षा देनी है, मेरा परिणाम आएगा। तो ये तीसरे भाव के चंद्रमा है। जन्म कुंडली के चौथे भाव के चंद्रमा यहाँ के तो स्वामी ही होते हैं। काल चक्र की कुंडली में यहाँ चौथे भाव के स्वामी होते हैं। जरा ध्यान से देखें तो चौथा भाव मानसिक सुख का होता है, और जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हैं उसका मानसिक सुख अत्यल्प मिलता है, अति अल्प, कम। इसका अर्थ क्या है कि अगर व्यक्ति की कुंडली में चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, और अगर वो चाहे कैसे भी बैठे हैं फिर भी दिग्बली होकर के बैठे हैं, ग्रह के पास दिशा का बल है। अगर अपनी राशि में, कर्क राशि में, वृष राशि में, मेष राशि में, कई बार ये अगर मीन राशि में भी बैठे हैं तो भी कष्ट देने वाले नहीं बनेंगे। अगर ये गुरु से केंद्र में हो, जैसे मान लीजिए लग्न में गुरु बैठ गए, अगर मान लीजिए चतुर्थ स्थान में आपकी कुंडली में चंद्रमा है, गुरु सप्तम में बैठ गए, दशम में बैठ गए या लग्न में बैठ गए, तो ये गजकेसरी योग बनेगा। फिर ये व्यक्ति को राष्ट्रपति तक बना देता है, राजनीति का माहिर बना देता है, और उसके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र किसी का काम नहीं आता है। वो धीर गंभीर होता है, उसका मन सदैव सारथी की भांति उसकी यात्रा सफल और सुखद यात्रा कराता है। जो सारथी होता है ना, जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे युद्ध में, तो सारथी जो होता है वो जो उसके रथ पे विराजमान अर्जुन थे, वो रथी उनके मस्तक पे हमेशा अपने घुटने से वार करता रहता है। जब दाएं मुड़ना होगा तो सारथी के अपने घुटने से रथी दाहिनी तरफ चोट मारता है। जब बाएं घूमना होगा तो अपने घुटने से या एड़ी से या अंगूठे से दाईं तरफ मारता है, बाईं तरफ मारता है। जब सीधा चलना होता है तो अपने घुटने से उसके मस्तक पे मारता है। भगवान कृष्ण ने ये भी सहा था। चौथा भाव आपका मन, वो आपका सारथी है, वो किस ओर जा रहा है उसकी लगाम आपके पास होनी चाहिए, ये बात बहुत आवश्यक होगी। तो यहाँ के चंद्रमा अगर थोड़े कमजोर भी हैं फिर भी दिग्बली हैं, मतलब चाहे कितने ही विशाल शत्रु आपके सामने युद्ध क्षेत्र में विराजमान है, जीत आपकी ही होगी अगर आपके मन रूपी जो मन का जो वेग है उसको आपने अपने इंद्रियों पे नियंत्रण रखा है अपनी बना करके। तो कहने का अर्थ क्या है कि यहाँ चतुर्थ स्थान के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को शांत, भोगी, निर्वैर, कोई बीमारी नहीं और अनुकूल पर्यावरण और वातावरण का निर्माण करने वाला, जब चला जाए जिस समाज में, उस समाज के सारे लोग उसकी तरफ दृष्टि देखते। सफेद वस्त्र धारण करे, ढीले कपड़े पहने, मस्तक पे एकदम बिल्कुल अर्धचंद्र की भांति जैसे भगवान शिव के विराजमान है वैसे ही उसके मस्तक पे भस्म विराजमान होता है। शिव का साक्षात पूजक होता है, भगवान के नामों का स्मरण करने वाला, चित्त को पवित्र और शांत रखने वाला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। चतुर्थ स्थान के चंद्रमा पे उसको पता है कि सब घूम करके यहीं आएंगे। ये चतुर्थ स्थान के चंद्रमा है, बड़ी अच्छी बात विलक्षण बना देते हैं चंद्रमा। अगर आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो मन शांत है, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई छल नहीं, कोई मात्सर्य नहीं, कोई प्रमाद नहीं, कोई कुंठा नहीं, प्रवृत्ति भी नहीं है। जहां पे एकदम बिल्कुल प्रवृत्ति 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 निवृत्ति हो गई, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और सब कुछ मेरे पास है, ऐसा भाव चतुर्थ स्थान के चंद्रमा देते हैं। इनकी विलक्षणता और इनकी जितनी भी प्रतिभा की इनकी प्रशंसा की जाए वो उस जातक के जीवन पे कम ही होगी। मतलब चतुर्थ स्थान के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं, धन धान्य, सुख सौख्य, साधन, साधना, मानसिक शांति सब देते हैं। अगर आपकी कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो बहुत हद तक आपको व्यापार करना चाहिए, या अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसके साथ आपको और भी साइड में बिजनेस कुछ कर सकते हैं तो बड़ा ही यथेष्ट फल आपको मिल सकता है। जब पंचम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को व्यापारिक बुद्धि का बनाते हैं और व्यक्ति भविष्य को समझने वाला, पूर्व जन्म में भी मंत्र जापक था,
गुरुद्रोही नहीं था, गुरु का पूजक था, गुरु दीक्षा से युक्त था, संतति से युक्त था, महिलाओं का प्रिय था और कई लोगों को अपने सेवा में लगा करके रखने वाला था। दास दासियां जहां भरे पड़े हैं, नौकर चाकर बिल्कुल सेवा में हाजिर हैं, उपस्थित हैं। ये जन्म कुंडली का पंचम भाव का चंद्रमा यहाँ दे देते हैं। पर थोड़ी सी कमजोरी होती है कि कई बार व्यक्ति को स्त्री संततियों का मालिक ज्यादा होते देखा गया है। दूसरा, पंचम भाव के जो चंद्रमा होते हैं वो व्यक्ति को कई बार स्वार्थी नहीं बनने देते हैं, जबकि उसे बनना चाहिए या बनना पड़ता है, नहीं करता है। कई बार अपने विषय को नहीं समझ पाता, अपने विषय वस्तु को नहीं समझ पाता है, अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता है। इसके कारण समाज के लोग उसका कई बार निचोड़ ले लेते हैं या कई बार समाज के लोग उसको ऐसा बना देते हैं। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि जन्म कुंडली के पंचम भाव के अगर चंद्रमा है तो थोड़ा सा स्टडी करना होगा, थोड़े से अनुसंधान की आवश्यकता होगी। व्यवहार पे, निवेश पे, धन देने पे, प्रेम देने पे, प्रेम करने पे। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो कई बार ये आपको एक पक्षीय सेंटिमेंटल बना देंगे और आप बाद में चल करके थोड़े से निराश होंगे या निराशा हाथ लगेगी। ऐसा ना हो, इस वजह से पंचम भाव के चंद्रमा पे थोड़े से अध्ययन की आवश्यकता है। मतलब यहाँ हमें थोड़ा सावधान होना होगा। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के छठवें भाव के चंद्रमा की। किसी भी राशि में बैठे हो फल यही मिलता रहेगा। अब बात करेंगे जन्म कुंडली के छठवें स्थान के चंद्रमा की। कई बार व्यक्ति को निस्तेज होते देखा गया है। यहाँ लोग आपको ना ठग करके चले जाते हैं। अगर यहाँ चंद्रमा उच्च के नहीं बैठे हैं, मतलब वृष या कर्क के या मेष के नहीं बैठे हैं, तो ये कई बार आपको आपकी माता का स्नेह भी प्राप्त नहीं होता। कई बार आपको आपके जीवन में मातृतुल्य कष्ट, माता को कष्ट, मृत्यु तुल्य कष्ट या कष्ट देते हैं, रोगी बना देते हैं। अगर उसी चंद्रमा पे मंगल की दृष्टि हो या शनि की दृष्टि हो तब ये और भी ज्यादा जीवन में शत्रुता प्रायः बनी रहती है और कई बार ये व्यक्ति को बेरोजगार बना देते हैं। एक अवस्था लंबी हो जाए पर फिर भी व्यक्ति के पास कोई काम नहीं होता है। ये जन्म कुंडली के छठवें भाव के चंद्रमा हैं जो व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत संघर्ष लाद आकर के देते ही रखते हैं। मतलब जन्म कुंडली के छठवें स्थान के चंद्रमा के जीवन में शत्रुओं का नाशक तो होता है, लेकिन झगड़ा करके नहीं, अपने बुद्धि से और अपने ज्ञान के बल पे। पर फिर भी वो एक लड़ाई झगड़ा समाप्त करे नहीं कि दूसरा उपस्थित है। मतलब उसके जीवन में शत्रुओं का प्रभाव बना रहता है। हालांकि वो जीतता रहता है पर फिर भी विषम परिस्थितियां बन तो रही हैं, उसमें उसकी एनर्जी जा तो रही है। ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के छठवें स्थान पे चंद्रमा होते हैं, आपको किसी से भी झगड़ा लड़ाई करने से पहले सावधान होना होगा और उससे पहले आपको अपना बैकग्राउंड और अपने स्वास्थ्य को भी देखना होगा। जन्म कुंडली के छठवें स्थान के चंद्रमा कई बार व्यक्ति को मनोरोगी भी बना देते हैं, विक्षिप्त मानसिकता का हो जाता है। अगर वो जन्म कुंडली में नीच के बैठे हुए छठवें भाव में, तो आपको बेरोजगारी, नौकरी में दिक्कत, कई बार आपके आत्मविश्वास और साहस में कमजोरी के साथ आपका मन विकल, परेशान, बेचैन और चिंतित व्यथित रहता है। ये जन्म कुंडली के छठवें भाव के चंद्रमा का प्रतिफल था। यहाँ के चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ के चंद्रमा अगर शुक्र से दृष्ट हो तो भी अच्छी बात है। यहाँ के चंद्रमा अगर बुध से दृष्ट होंगे तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का और ज्ञान का कई बार गलत इस्तेमाल और गलत निर्णय या भ्रमित होते हुए देखा जाता है। अगर राहु से दृष्ट है तो आपके जीवन में कोई ना कोई शत्रु आजीवन बना रहता है। अगर केतु से दृष्ट है तब तो आपको हमेशा ही मानसिक प्रकल्पों में, मानसिक विषादों में गुजरते हुए देखा जाता है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति को भोगी और स्त्री के और पत्नी के पीछे पीछे घूमने वाला, पल्लू पकड़ करके चलने वाला बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति एक पक्षीय हो जाता है, सदैव ही दूसरों के फिराक में रहने वाला भी हो जाता है। कई बार उसे नितांत कमजोर, कृपण और अपने निर्णय के लिए किसी दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाला बना देते हैं। सप्तम स्थान के चंद्रमा उतने अच्छे नहीं होते क्योंकि ये पश्चिम दिशा है। हालांकि फिर भी यहाँ आपको माता का सुख मिल जाता है। जब जब कृष्ण पक्ष बीतेगा तब तक व्यक्ति के जीवन में विपरीत स्त्रियों का आना, विपरीत लिंगों का आना होता रहता है और उसी के कारण कई बार घर में कलह का वातावरण भी मचता है। पत्नी शंकालु हो जाए या तो आप खुद विवाहेतर संबंध में जाने वाले हो जाते हैं। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के चंद्रमा व्यापार पे भी दिमाग व्यक्ति का नहीं लगता और कई बार वो अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाता है। युवावस्था में उसका मन भटकता रहता है और प्रायः वो कामासक्त होता रहता है। जठराग्नि कमजोर होती है और उसकी दिनचर्या भी बाधित होती रहती है। अगर ये चंद्रमा पापक हैं तब तो ये समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। कई बार उसके जीवन में कामाशक्त इतनी कि स्वप्न दोष तक की शिकायतें भी सप्तम स्थान के चंद्रमा देने वाले हो जाते हैं।
यहाँ के चंद्रमा उतने अच्छे परिणाम नहीं देते। उच्च के होंगे तहीं थोड़े बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं, अन्यथा अगर वो नीच के हो जाए तब तो और भी ज़्यादा निकृष्ट और कमज़ोर परिणाम देने वाले हो जाते हैं। अगर उसी चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु हो, चौथे भाव में गुरु हो, दशम स्थान में गुरु हो, तो व्यक्ति का यश और व्यक्ति की बुद्धि कम से कम काम काज तो करती रहती है। अगर ऐसा नहीं है, उसमें पापक ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा है, तब तो आपको आपके दाम्पत्य को भी बचाना है, आपको दिनचर्या को भी फोकस करना है, अपने पार्टनरशिप को भी बचाना है और आपके व्यापार पे भी आपका दिमाग लेके जाना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप फेल्योर साबित हो जाएंगे, आपको फेल होना पड़ेगा। अष्टम भाव के चंद्रमा के बारे में बात करूं, पर उससे पहले एक बात बता दूं, ग्रह भावों से प्रभावित होते हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा को दोष नहीं लगता, सूर्य को भी छठवें, आठवें, 12वें का दोष नहीं लगता, लेकिन कब वो मारक दोष से युक्त नहीं होते। इन्हें दोष तो लगता है क्योंकि मृत्यु का भाग है। सामान्य बात है कि मृत्यु और जीवन जहां से विचार किया जाता है, जहां से आयु का और भाग्य का क्षय विचार किया जाता है, उस भाव में चंद्रमा जैसा ग्रह जो सेटल नहीं होता जल्दी, जो स्थिर नहीं होता है जल्दी, जिसकी स्थिरता कमजोर होती है, जो अपरिपक्व सा कई बार व्यक्ति को बना देता है, अष्टम स्थान के चंद्रमा विकल तो बनाएंगे, स्वास्थ्य कमजोर करेंगे, दिनचर्या बाधित करेंगे, उसके संबंध एक जैसे नहीं रहते, उसके मित्र बदल रहे हैं, उसकी परिस्थिति बदल रही है, उसका भ्रम टूट रहा है, कभी बन रहा है कभी टूट रहा है, वो फ्लक्चुएशन में है, उसका हैंगओवर चढ़ता उतरता रहता है। वो जैसा देखेगा, फिल्में देखेगा तो फिल्मों जैसा करने लगे, कॉपी करने वाला होता है, क्रिएटिविटी उसकी कम हो जाती है और वो प्रायः अपने मन को एकाग्र और शांत करने में प्रायः असफल सा होते देखा गया है। अष्टम स्थान के चंद्रमा व्यक्ति के जीवन में शत्रु परिस्थितियां बिगाड़ते रहते हैं और जीवन में उसके स्वास्थ्य में पेट, पाचन तंत्र, जठराग्नि, मन, बुद्धि, चित्त व्यग्र और परेशान सा रहता है। मैंने कल जो कार्यक्रम बनाया था परसों दिन अष्टम भाव के बारे में, उसमें ये बात कही थी कि अगर अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो आपकी आयु का वो जल्दी 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 क्षरण कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो वर्तमान के सूचक हैं और आपका वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। कैसे? क्योंकि वो नष्ट प्राय हो रहा है, वो जल्दी जल्दी बीत रहा है, जल्दी जल्दी बीत रहा है। अष्टम भाव शिथिल होता है, स्थिर राशि बनती है, वृश्चिक राशि का निर्माण होता है, जल तत्व की राशि है, भूमि और जल का संपर्क होता है, वहां वायु तत्व की राशि नहीं बनी है कालपुरुष की कुंडली में। और जब वहां जाते हैं आप तो जरा देखिए तो वहां पे एक ऐसा ग्रह चल रहा है, वहां एक ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो बड़ा ही चलायमान है, जो स्थिर नहीं है। तो ये प्रकृति में मैच नहीं करती हैं चीजें, इस वजह से उसकी आयु निरंतर नुकसान को जाती रहती है। नुकसान का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति जल्दी मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। हाँ, कई बार तो ये भी संभव होता है कि अष्टम भाव के चंद्रमा अगर पापक ग्रह से प्रभावित हों, क्षण चंद्रमा हो, तो व्यक्ति को तुरंत ही मृत्यु के गाल में ले जाते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा पापक नहीं है, शुभ ग्रह हैं, फिर भी व्यक्ति की आयु, बुद्धि, मन, बुद्धि, चित्त आदि शांत तो नहीं रहती है। इस वजह से उसकी आयु बीमार होता रहता है, वो जल्दी जल्दी, उसका इम्यून कमजोर है, फायरवॉल जिसको बोलते हैं ना, कंप्यूटर में डालते हैं एंटीवायरस, वो कमजोर होता है। तो आपको उससे लड़ना पड़ता है, परिस्थितियां बिगड़ रही हैं, आपका स्वास्थ्य आपके साथ खड़ा नहीं है, आप लड़ने को दुनिया भर से लड़ जाएं पर आप खुद से ही हार रहे हैं। तो ये अष्टम भाव के ही चंद्रमा होते हैं। ऐसे चंद्रमा को ठीक करने के लिए आपको नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और अमावस्या के दिन दान करना चाहिए। नित्य निरंतर शहद, हल्दी का सेवन करना चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए और नमक का सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए। नवम भाव के चंद्रमा की बात होगी। जन्म कुंडली के नवम स्थान के चंद्रमा यशस्वी, ज्ञानी, धार्मिक, बुद्धिमान और चपल चंचल चालाक भी बनाते हैं। यहाँ के चंद्रमा अच्छे हैं, यहाँ आपके धर्म हो रहे हैं, आपके दरवाजे पे ब्राह्मणों का आवागमन है, आपके हाथ से दान पुण्य हो रहा है, आपका कोई शत्रु नहीं है। हाँ, पर एक चीज है, वो क्या है? जन्म कुंडली के तीसरे भाव का ये सातवां है। तीसरा भाव होता है साहस का और चंद्रमा है घटने बढ़ने वाले ग्रह। तो साहस जो है वो घट बढ़ रहा है। वो कब मेंटेन करेगा? जब वो पापक ग्रह नहीं हो। वो फ्लक्चुएशन में कब जाएगा? जब चंद्रमा पापक हो, पापक ग्रह हो, अष्टम भाव में शनि हो, अष्टम भाव पे मंगल की दृष्टि हो, अष्टम भाव पे राहु की दृष्टि हो, तो ये आपका पराक्रम, आपका भविष्य, आपका जो साहस है, आपकी जो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा है वो प्रायः बदल रही है। तो कहने का अर्थ क्या है कि जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि आपके साहस, बल, पराक्रम, धैर्य को कमजोर करती है। ये बात बहुत सावधानी से समझनी होगी, अन्यथा ये नवम भाव के चंद्रमा आपके पास सब कुछ हाथ में आते हुए, देते हुए भी प्रायः नष्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं
अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि मैं राजनीति में जाना चाहता हूँ, मेरी उसमें दिलचस्पी है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? तो उसको आपकी कुंडली उसकी कुंडली में सबसे पहले आपको उनकी कुंडली के दशम स्थान को, चंद्रमा को देखना चाहिए। या दशम भाव से चंद्रमा का संबंध बन रहा है क्या? अगर दशम स्थान से उस जातक की कुंडली में चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो वो राजनीति की तरफ जाएगा। अब ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि वो राजनीति में कितना सफल होगा, कितनी दूर जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन कितनी है, वो कितने स्थिर हैं, वो फ्लक्चुएशन में है या शांत है, वो गंभीर है या छिछले है। मतलब दशम स्थान के चंद्रमा नौकर चाकर, गाड़ी, काफिला और बड़ी आलीशान बिल्डिंगें, इन सब का मालिक बनाता है। वो सड़क निर्माण विभाग में काम करते हुए देखा जाए, वो कोल माइंस में काम करते देखा जाए, वो पेट्रोलियम में काम करते देखा जाए, खनिज पदार्थों में काम करते देखा जाए, राजनीति में काम करते देखा जाए, इनकम टैक्स में काम करते देखा जाए, कहाँ वो काम करते नहीं देखा जाएगा, वो हर जगह काम करता है। और कई बार तो दशम स्थान के चंद्रमा स्वतंत्र कारोबार भी करवा देते हैं। आप चाहे कितने ही लोगों के पास काम कर लीजिए, जब तक आप अपना काम नहीं करेंगे तब तक ये चंद्रमा आपको सफल होने ही नहीं देंगे। इस वजह से भगवान दशम स्थान के चंद्रमा हैं, राजनीति में जा रहे हैं, अपने चंद्रमा को देख लीजिए। दशम स्थान के चंद्रमा हैं, अगर गुरु से दृष्ट हैं, शुक्र से दृष्ट हैं, बुध से दृष्ट हैं, तो बहुत सावधान हो जाइएगा। या आपको आगे बढ़ाना तो चाहते हैं, पर अगर बुध से दृष्ट है तो आपको इमोशनल ज़्यादा बना रहे, लोग आपका लाभ लेंगे। फिर जब उनको वोट की आवश्यकता पड़ेगी तो आपके पास आ जाएंगे, आपकी पहचान खुद दिखाएंगे, बताएंगे कि मैं इनके नज़दीक हूँ। लेकिन वोट और समाप्ति होने के बाद चुनाव, फिर आप कहाँ वो कहाँ। मतलब अगर आपके चंद्रमा कमज़ोर हैं तो लोग आपका लाभ उठा सकते हैं, सिर्फ आपको फ्रंट पे रखेंगे, पर अंतिम असली दाल उनके घर में ही पकेगी। तो कहने का अर्थ है दशम स्थान के चंद्रमा कई बार हमें मतिभ्रम, माता पिता से बहुत ही इमोशनल संबंध और प्रेम करने वाला, प्रेम देने वाला, बहुत सारे संपत्ति का मालिक भी बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा रहता है। मतलब स्त्रियों और महिलाओं का नहीं, आने जाने का अर्थ होता है उसके मित्र बड़े हों, मित्र के साथ उसके पहचान के लोग बड़े हों, आसपास के लोग उसका आदर करते हों। ये सब दशम स्थान के चंद्रमा करवा देते हैं और दे देते हैं। अब एकादशवें भाव के चंद्रमा की बात करते हैं। एकादशवें भाव के चंद्रमा जब बैठेंगे तो माता से सुख देंगे, पुत्र का सुख देंगे, पुत्री का सुख देंगे, धन लाभ कराएंगे, महत्वाकांक्षी बनाएंगे, पूछ पूछ करके आपकी इच्छा बताएंगे और जाहिर करेंगे। और व्यक्ति स्पष्ट नेचर का होता है, उसके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहता। ज्ञानी और पुरखों का, बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना और उनके बारे में चिंताएं करने वाला, सेवा शुश्रूषा करने वाला, महान, अल्पभाषी होता है, कम बोलने वाला होता है। चित्त उसका जो है वो शांत है, बहुत गंभीरता को प्राप्त कर सकता है। अगर स्थिर राशि में बैठे तब तो और भी ज़्यादा, अगर चर राशि में बैठे तो थोड़ी गंभीरता कम हो जाएगी, द्विस्वाभाविक राशि में बैठे हैं तो सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर वहां पे चंद्रमा के साथ बहुत सारे ग्रह बैठे हैं एकादशवें भाव में, तो आपकी महत्वाकांक्षा भी पूरी होगी, आप महत्वाकांक्षी हैं भी, लाभ, धन, सुख, सौख्य, साधन और जीवन का सर्वस्व सुख आपको वहां से दे देते हैं। अगर स्त्री राशि में बैठे हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, इसका अर्थ होगा कि वो आपको स्त्री संततियों का मालिक बनाएंगे। और अगर पुरुष राशि में बैठे हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 में, तो आप समझ लीजिए कि वो आपको पुरुष संतति का मालिक बनाएंगे, क्योंकि वहां से बैठ करके वो पंचम भाव को देखेंगे जो शुद्ध संतति का होता है। इस वजह से एकादशवें भाव के चंद्रमा इस तरीके का परिणाम करते देखे गए। उच्च के बैठे हैं, शुक्र के साथ बैठे हैं, शनि के साथ बैठे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, फिर भी धन देंगे। यहाँ सारे दोष वहां पे समाप्त हो जाते हैं। सूर्य के साथ बैठे हैं तो भी आपको धनवान बनाएंगे, ये बात पक्की है। जन्म कुंडली के 12वें भाव के चंद्रमा मन, बुद्धि, चित्त को व्यग्र करते हैं, ये आपको ऋण में ले जाते हैं, आपकी मित्रता गलत होती है, आप लोगों को पहचान नहीं पाते, लोग आपका लाभ उठाते हैं, धन आपका व्यय और नष्ट होता है, दूसरों को दिखाने के लिए व्यक्ति अपना धन खर्च करता है, परिस्थिति को संतुलित नहीं कर पाता और प्रायः स्त्रियों से, महिलाओं से, अनजाने लोगों से, शत्रुओं से कष्ट होता रहता है। ऐसे चंद्रमा के लिए सबसे ज़्यादा अपने आप को, अपने ऊपर काम करना है, अपना अनुभव इकट्ठा होता रहे, समझने की शक्ति विकसित करनी है, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, सावधान, सतर्क रहना है और किसी से भी तर्क करने से पीछे नहीं हटना है। कुतर्क नहीं करना है, पर हम किसी भी बात को पहले उसको तर्क की कसौटी पे कसेंगे, फिर निर्णय पे जाएंगे। व्यापार करने से पहले सावधान, धन लगाने से पहले सावधान, निवेश करने से पहले सावधान रहें और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा निश्चित रूप से करते रहें। इससे इस चंद्रमा को बल मिलता है। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ है 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से गमनागमन का जो दोष लगा होता है वो समाप्त होता है। मतलब
परिस्त्री से गमन किया और जानबूझ करके किया है, तब तो उसका नहीं समाप्त होगा, वो तो दोष लगेगा ही लगेगा। नहीं जानते थे और कर लिया, शास्त्रकार ये लिखते हैं। उसके बाद किसी भी प्रकार का पातकी दोष लगा हो, कष्ट हो रहा हो, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, उनसे हमारी सुरक्षा पंचमुखी रुद्राक्ष करता है। इस वजह से हमें रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। पर रुद्राक्ष धारण करने के साथ साथ प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा और भक्ष्याभक्ष के नियमों का, सिद्धांतों का पालन भी करना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।